जाति विहीन समाज, ये तो हमेशा एक इट्स अ वर्च्यू दैट वी हैव टू लिव अप टू एंड वर्क टुवर्ड्स. एज लॉन्ग एज देयर इज जाति, आई थिंक सावरकर इज रेलेवेंट. वीर सावरकर जी को हम जिसे याद करते हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण उनका था कि वो दूरदर्शिता थे जी. और उसी का ही परिणाम था कि वो आजादी, जो स्वतंत्रता हमको मिलने वाली थी और उस समय की जो विभीषिका थी, उसे क्लियर देख पा रहे थे और उसी कारण उनकी मृत्यु होती है. आज जब हम 2021 में खड़े हुए हैं और जब हम 2050 को देखते हैं, तो बहुत सारे हम बंगाल हिंसा देख लें, हम किसान आंदोलन देख लें, हम जम्मू कश्मीर, हम पूर्वोत्तर राज्यों को देख लें, तो बहुत सारी चुनौतियां हमको दिखती हैं. तो आज जब आपने इतना अध्ययन किया है वीर सावरकर पर, तो आज की परिदृश्य में वीर सावरकर की भूमिका क्या होगी, वो मैं समझना चाहता हूँ. बहुत अच्छा सवाल. ये आपने बहुत अच्छा बोला कि दूरदर्शी थे. उन्होंने 1929 में जब वो नज़रबंद थे रत्नागिरी में, तभी उन्होंने 4 लेख लिखे थे श्रद्धानंद में. और तब तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, कोई हलचल नहीं था यूरोप में. उसके बावजूद उन्होंने एक फोरसाइट से बताया था कि एक और वैश्विक महायुद्ध होने वाला है. पहले युद्ध में हमने जो है अपॉर्चुनिटी खो दिया, जो अवकाश था हमें अपना स्वतंत्रता लाने को. जब हमारा शत्रु एक युद्ध में ग्रसित है, तब उसका एडवांटेज लेके हमको अपनी बात आगे रखनी है. तो वो हमने खो दिया प्रथम विश्व युद्ध में. इस बार हमें खोना नहीं चाहिए और क्या क्या करना चाहिए. और एशिया जो है ये इट विल बिकम द न्यू बैटलफील्ड फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये सारी चीज़ें और एक प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए देश का. तो ये 4 लेख उन्होंने 1929 10 साल पहले लिखा था. और बहुत सारी चीज़ें खासकर जो देश की फॉरेन पॉलिसी और देश की जो मिलिटराइजेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ और सेल्फ डिफेंस, कि वो बार बार वही कहते थे कि पंचशील हो या नॉन अलाइन गुटनिरपेक्ष जो ये है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा. जब चीन के साथ भी जो हिंदी चीनी भाई भाई वो सब चल रहा था, तभी उन्होंने बहुत सारे वार्निंग्स उनको दिए थे कि बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, कि ये एक आक्रांता देश है, इन्वेडिंग कंट्री. और शायद ये सारी चीज़ें जो उन्होंने चीन के बारे में उस समय लिखा था 1950 के बाद, जो आज भी सच होते हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब तिब्बत का इन्वेजन हुआ, तब भारत ने कुछ किया ही नहीं तिब्बत की सहायता करने के लिए. तो इस सब पे वो बार बार नेहरू सरकार को चेतावनी देते ही रहे कि बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज़ अ कॉलोनियल इन्वेडर, ये एक्सपेंशनिस्ट पावर है जो, एंड दीज advice are timeless. Many of his writings, particularly जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सेना प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हो, कि आप जो अच्छे चीज़ें हैं, अहिंसा वगैरह, ये सब एक वर्च्यू है और ये सद्गुण विकृति है. अगर दोनों तरह के लोग, दोनों तरफ से लोग इसको माने, तब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सब शांति, कौन नहीं चाहता कि हम शांति से रहें बिना युद्ध के. परंतु हमारे नेबरहुड में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमको सुसज्ज रहना चाहिए, जो प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी. तो ये सारे जो उनके प्रिपेयर्डनेस थे, पर्टिकुलरली I think he would be the father of national security and India's foreign policy. जो बहुत सारे जो शायद he was among the few people जो 1948 में जब इज़राइल बना था, he was one of the few people who supported it. India took a very ambivalent stand कि करें ना करें, कुछ नहीं करें, क्योंकि यहाँ वोट बैंक अपसेट हो जाएगा उससे कि पैलेस्टाइन के खिलाफ आप कुछ बात करें. तो आज हम देख रहे हैं कि इस सरकार के साथ हम देख रहे हैं कि इज़राइल, दे आर नेचुरल अलाइज. मैं खुद 2-3 साल पहले इज़राइल गया था, तो the amount of love they have for India is to be seen, to be believed. आप सड़कों में भी जा रहे हो तो कोई आपको पहचान ले कि आप भारतीय हैं, तो आपसे आके अच्छे से बात करेगा. तो इतना उनके, हमारे लिए उनके प्रति प्रेम है उनके मन में. और बहुत सारे जो एंटी टेरर है या फिर कृषि अनुसंधान है, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कोलैबोरेशन हो सकता है इन दोनों का, दे आर नेचुरल अलाइज. तो पता ही नहीं चलता कि 70 साल तक हमने क्यों अपने एक मित्र देश को इस तरह से ट्रीट किया.
तो ये सारी चीज़ें जो सावरकर ने खासकर राष्ट्र सुरक्षा और विदेश नीति पे जो उन्होंने बात की, और फिर जो आंतरिक मामलों में भी जाति विहीन समाज, ये तो हमेशा एक इट्स अ वर्च्यू दैट वी हैव टू लिव अप टू एंड वर्क टूवर्ड्स। एज लॉन्ग एज देयर इज जाति, आई थिंक सावरकर इज़ रेलेवेंट कि जाति का निर्मूलन कैसे हम कर पाएँ। और फिर वो बार बार ये भी कहते रहे कि जो पूर्वोत्तर भागों में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उससे किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंच सकता है। तो उनकी वो उक्तियां भी सत्य होते नज़र आ रहे हैं, जो इंसर्जेंसी वहाँ पे हो रहा है। और सावरकर हों और उनके बाद उनके जो अनुयायी हैं, जो कश्मीर को लेके उनकी जो थी कि एक निशान एक प्रधान, तो वो सारी चीज़ें आज भी बहुत ही रेलेवेंट हैं, बहुत ही कंटेम्प्रेरी हैं। उनके जो विचार हैं वही पढ़ने की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहे थे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आज के लिए आत्मसात कर सकते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में उसका उपयोग हम कर सकते हैं।